गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो ऑपरेटिंग साइकिल है। ऑपरेटिंग साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस वजह से भी है कि इस साल सीबीएसई सैम्पल पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑपरेटिंग साइकिल से। तो बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंपल थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट होता है और इसके रीज़न अगर आपको पता है तो आप इसका न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, जो असेट्स होती हैं जैसे करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, लाइबिलिटीज़ होती हैं करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये ऑपरेटिंग साइकिल ही है जो असेट्स को करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स बताती है, और ये ऑपरेटिंग साइकिल ही है जो लाइबिलिटीज़ को करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बताती है। तो अभी हम देखेंगे उस पर क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ठीक है, डेफिनेशन है ऑपरेटिंग साइकिल मींस टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा एक कंपनी के ज़रिए एक असेट्स को हासिल करने में फॉर प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टिंग इट इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है तो उसकी शुरुआत होगी रॉ मटेरियल से, और उसका एंड कब होगा, जब उसे बेचकर कैश हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर वो प्रोडक्ट जो होता है बनना शुरू होता है, बीच में सेमी फिनिश गुड्स होता है वो, जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। फिर वो फिनिश गुड्स बनकर तैयार होता है। ठीक है, फिर हम उसे बेचते हैं उधार में, फिर उधार वाले हमें पैसा देते हैं। तो ये पूरी एक चेन चलती है, इसी को ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता है। मैं ये जो आपका फिगर बनी हुई है इससे आपको समझाता हूँ। रॉ मटेरियल परचेज करा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल परचेज करके हमने अपने पास 4 महीने तक रखा। कोई भी रॉ मटेरियल ले लीजिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका रेडी वो शर्ट्स बनाकर, ठीक है, शर्ट्स बनाकर आप बेचते हैं, तो आपने फैब्रिक परचेज़ करा, थ्रेड परचेज़ करा, सारा जो रॉ मटेरियल है 4 महीने तक उसे अपने पास रखा। फिर जब आपने इसे बनाना शुरू करा तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करा फिनिश गुड्स बनाने में, उसमें भी 4 महीने लगे। मतलब 4 महीने तक रॉ मटेरियल अपने पास रखा, फिर जितना भी रॉ मटेरियल था जब हमने उसे बनाना शुरू करा तो 4 महीने हमें लगे उस सारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में। अब यहाँ फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो चुका है। अब ये तो ज़रूरी नहीं कि जो फिनिश गुड्स होता है वो बनते ही सेल हो जाए, टाइम लगता है। तो 2 महीने तक हमने फिनिश गुड्स को अपने पास रखा, 2 महीने तक 4 महीने लगे, रॉ मटेरियल हमारे पास रहा, 4 महीने उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनने में लग गए। फिर हमने 2 महीने तक फिनिश गुड्स को अपने पास रखा। फिर हमने क्या करा, उस फिनिश गुड्स को सेल करा उधार, फिनिश गुड्स एंड कन्वर्टेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कब बनते हैं, जब हम उधार में सामान बेचते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके डेटर्स और बीआर दोनों आते हैं। तो 4 महीने तक हमने क्या करा, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे रहे, यानी कि हमने जिन लोगों को उधार माल बेचा 4 महीने के बाद वो हमें पेमेंट करेंगे। अब ये ट्रेड रिसीवेबल्स रियलाइज, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आ गया, तो जो रियलाइज़ हुआ वो कैश एंड कैश बैंक था, कैश या कैश इक्विवेलेंट, और वो पैसा फिर हमने उसे रॉ मटेरियल ख़रीद लिया। तो यहाँ क्या कहा था, टू एक्वायर एन असेट फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए हमने रॉ मटेरियल को परचेज करा, और फिर एंड कन्वर्टिंग इट, और उसे कन्वर्ट करा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। यानी कि ये पूरी साइकिल जो है ये ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है। शुरुआत होगी रॉ मटेरियल से, और फिर उसके बाद जो चलेगा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड्स हम अपने पास रखेंगे कुछ टाइम तक, फिर वो हम क्या करेंगे, उधार में बेचेंगे, हमारे उधार के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो हमें पैसा देंगे, तो फिर हमारे पास कैश आएगा। ठीक है बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल जो डिफाइन है वो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन है। क्लियर हो गई बात ये।
अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दे रखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, यानी कि ये नहीं बता रखा कि रॉ मटेरियल कितने महीने रहा, फिनिश गुड्स कितने महीने लगा, तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता तो ये मान लिया जाता है कि बिजनेस जो है उसका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का है। कितने महीने का है? 12 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है उस बिजनेस का। तो अब इस एग्जांपल में अगर मैं ऑपरेटिंग साइकिल निकालूं तो देखिए 4 महीने ये आ गए, 4 महीने यहाँ पर आए, 2 मंथ्स ये आ गए, 4 मंथ्स आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो ये आ गए। 14 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल है ऊपर वाले चार्ट में। 14 से ज़्यादा भी होता है, 14 से कम भी होता है, हर तरह का। क्लियर हो गई बात? अब मैं यहाँ पर कुछ और बातें ऑपरेटिंग साइकिल की लेता हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल इज डिटरमिन्ड फॉर ईच क्लास ऑफ बिजनेस सेपरेटली। मतलब हर बिजनेस के लिए एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है। अगर किसी का शूज़ का बिजनेस है उसकी ऑपरेटिंग साइकिल अलग है, किसी का रेडीमेड, किसी का गारमेंट्स का बिजनेस है उसकी ऑपरेटिंग साइकिल अलग है। तो ये अलग अलग साइकिल होती हैं हर बिजनेस के लिए। अब यहाँ देखिए, इफ़ अ कंपनी हैज़ मोर देन वन बिजनेस, अगर एक कंपनी के एक से ज़्यादा बिजनेस हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन भी है और ट्रेडिंग भी है, तो ऑपरेटिंग साइकिल जो है कंस्ट्रक्शन बिजनेस की अलग निकलेगी और ट्रेडिंग बिजनेस की अलग निकलेगी। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक तो था ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल का एक कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताऊँ एक दो पॉइंट, आप ये सारा मैं अभी बताऊंगा, ये पॉइंट हैं जो आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर में आया है और इसे याद रखना बेटा। करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आर डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो पता लगाई जाती हैं ऑपरेटिंग साइकिल की बेस पर। इसलिए वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? करंट असेट्स आता है और क्या आता है? करंट लाइबिलिटीज़ आता है। क्लियर है बात? एक चीज़ और, ऑपरेटिंग साइकिल बताती है कि एक असेट्स करंट असेट्स है या नॉन करंट असेट्स है। ऑपरेटिंग साइकिल ही बताती है कि एक लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन इस साल पूछा गया था उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये रहा। देखिए क्या कहा इन्होंने, असर्शन और रीजनिंग। मैंने आपको बता रखा है असर्शन और रीजनिंग की ट्रिक। असर्शन और रीजनिंग की ट्रिक क्या होती है? अगर असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, अगर असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, तो फिर आपको ये देखना होगा कि ये रीज़न जो है असर्शन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा आप, अगर इन दोनों में से कोई एक झूठा है या दोनों ही झूठे हैं तो फिर इन दोनों में से आएगा आंसर। चलिए देखते हैं फिलहाल तो। द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जो फोकस होता है वर्किंग कैपिटल निकालने का वो रिवॉल्व्स अराउंड, घूमता है, मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है बिजनेस की उसके अराउंड घूमता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स आता है, करंट लाइबिलिटीज़ आता है, और करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ जो बताई जाती हैं वो ऑपरेटिंग साइकिल ही बताता है। याद रखना, असेट्स को करंट और नॉन करंट ऑपरेटिंग साइकिल ही बताता है, लाइबिलिटीज़ को करंट और नॉन करंट ऑपरेटिंग साइकिल ही बताता है। क्लियर हो गई बात? तो ये बात ए वाला पार्ट जो है आदर्शन वो बिल्कुल सही है। अब ये बताया इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, इट इसलिए कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरी हो जाता है ये पता लगाने के लिए लिक्विडिटी ऑफ असेट्स एंड अर्जेंसी ऑफ पेमेंट टू लाइबिलिटीज। अब देखिए लिक्विडिटी ऑफ असेट्स, करंट असेट बहुत जल्दी लिक्विडेट हो जाती हैं और पेमेंट करनी है हमें लाइबिलिटीज़ की, तो करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास।
तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये दोनों ट्रू हैं, और जो ये रीज़न है ये ऑपरेटिंग साइकिल का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका आंसर बी होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑपरेटिंग साइकिल ही करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को बताती है। अब मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूँगा, ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन किस तरीके के गिवन होंगे। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। ऑपरेटिंग साइकिल जो है उसका क्वेश्चन करंट असेट्स की भी बात हो सकती है उसमें, या करंट लाइबिलिटीज़ की। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से होगा, आपको ऑपरेटिंग साइकिल गिवन होगा 9 महीने, 10 महीने या 15 महीने, और जो लाइबिलिटी है आपकी करंट लाइबिलिटी वो कितने टाइम में पे होगी ये भी गिवन होगा। आपको ये बताना है कि ये करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है। इसी तरीके से करंट असेट्स का भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा। मतलब याद रखिए दो तरह के क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग साइकिल के साथ करंट असेट्स का क्वेश्चन हो सकता है, ऑपरेटिंग साइकिल के साथ करंट लाइबिलिटीज़ का क्वेश्चन हो सकता है। आपको बस ये बताना है क्वेश्चन पढ़कर कि ये जो नीचे गिवन है ये करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुने बेटा। जब हम किसी से उधार में सामान खरीदते हैं तो हमारी करंट लाइबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि हमारे ट्रेड पेबल्स बढ़ जाते हैं जिन्हें हमें पेमेंट करनी होती है, जिन्हें हमें क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। अब आप ये टेबल याद रखिएगा और आप आसानी से कर सकते हैं ये वाला पॉइंट और ये टेबल। सबसे पहले ये पॉइंट लेता हूँ, ऑल लाइबिलिटीज़, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं जिनका पेमेंट उम्मीद करते हैं कि 12 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, पिछली जो बैलेंस शीट है उस डेट से लेकर आने वाले 12 महीने के अंदर वो सभी लाइबिलिटीज़ जिनकी पेमेंट हम 12 महीने या उससे कम में कर देंगे वो करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। यही डेफिनेशन आपने करंट लाइबिलिटीज़ की सीखी भी है। करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि वो सारी लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है वो सारी जिम्मेदारियां जो 1 साल या उसके अंदर पे हो जाएं, वो सारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो याद रखना, अगर किसी भी करंट लाइबिलिटी का, किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट का पीरियड 12 महीने या उसके अंदर है तो वो करंट लाइबिलिटी है। और फिर इस सिचुएशन में ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड इररेलीवेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड? इररेलीवेंट। जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, आपको ये 6-7 केसेस दे रखे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल भी दे रखा है 9 महीने, 10 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 15 महीने, 15 महीने, 16 महीने, और यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स वो जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा, अब हमें उन्हें पेमेंट करनी है। तो एक्सपेक्टेड पीरियड क्या है कि पहली सिचुएशन में हम 10 महीने में पे करेंगे, दूसरी में 12, 14, 12, 13, 18, 15, इस तरीके से। अब हमें ये बताना है कि ये जो पहला केस है ये करंट लाइबिलिटी का है या नॉन करंट का है। आप सिर्फ ये देखो, जो करंट लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो अगर उसका पीरियड 12 महीने या उससे कम है तो वो करंट लाइबिलिटी है, उसमें हम ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड देखेंगे ही नहीं। इधर बताइए, पहले केस में जो लाइबिलिटी आप पे करने जा रहे हो उसका पेमेंट पीरियड कितना है? 10 महीने। दूसरे वाले में कितना है? 12 महीने। यहाँ पर कितना है? 12 महीने। बाकी यहाँ 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 सब 12 से ऊपर है। तो पहला केस, दूसरा केस और फोर्थ केस, इन तीनों केसेस में ये तीनों क्या हैं? करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इनमें हमें ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड देखना ही नहीं है। तो ये जो तीनों पॉइंट है ना वो इस पॉइंट को पूरा करते हैं। ये वाला पॉइंट है कि ऑल लाइबिलिटीज़, वो सारी जिम्मेदारियाँ जिनका पेमेंट पीरियड 12 महीने के अंदर है, मतलब 12 महीने इसमें इंक्लूड है, वो सारी जिम्मेदारियां जिनका पेमेंट पीरियड 12 महीने या उससे कम है वो करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, उनमें ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड इररेलीवेंट होता है, हम उसे नहीं देखते। क्लियर हो गई बात? तो इस एग्जाम्पल में पहला, दूसरा और फोर्थ केस
ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका पेमेंट पीरियड जो है वो 12 महीने या उससे कम है। इन तीनों में पहले, दूसरे और फोर्थ में मैंने ऑपरेटिंग साइकिल देखा ही नहीं, मैंने तो पेमेंट पीरियड देखा। अब सुने, ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला, दूसरा और फोर्थ, ये तीनों केसेस तो इस पॉइंट को सजेस्ट कर रहे हैं, बाकी जो हैं वो इसमें है। अब सुने, अगर लाइबिलिटी का पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है, अगर लाइबिलिटी का पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा है, मतलब यहाँ तो 12 महीने या उससे कम था, अगर कोई लाइबिलिटी 12 महीने के बाद पे होती है, वो लिखा हुआ इफ़ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड बियॉन्ड 12 मंथ्स। क्लियर है? तो इसमें दो कैटेगरीज बनती हैं। वो दो कैटेगरीज क्या हैं? देखिए, इफ़ ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन पीरियड ऑफ लाइबिलिटी, यहाँ मैंने लिखा है इसी को, पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अगर ज़्यादा है और पीरियड ऑफ लाइबिलिटी कम है। पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ये आपको दे रखा है, पीरियड ऑफ लाइबिलिटी ये आपको दे रखा है। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड ज़्यादा है और लाइबिलिटी का पीरियड कम है तो वो करंट लाइबिलिटी होगी, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड कम है और लाइबिलिटी का पीरियड ज़्यादा है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। अब जो इसके बाकी के केसेस हैं, यानी कि थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इन चारों केसेस में मैं ये लॉजिक अप्लाई करूँगा। तो इधर आ जाएं थर्ड वन में। अब देखिए, थर्ड में जो लाइबिलिटी का पीरियड है वो 14 मंथ्स है, तो ये वाला तो लॉजिक लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ लाइबिलिटी का पीरियड 12 महीने या उससे कम है, तो ये तो कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। यहाँ पर लाइबिलिटी का पीरियड कितना है? 14 मंथ्स, तो ये वाला आ गया। अब जब ये आ गया है तो आप ये देखो, लाइबिलिटी का पीरियड ज़्यादा है या ऑपरेटिंग साइकिल, तो यहाँ ऑपरेटिंग साइकिल कम है और लाइबिलिटी का पीरियड ज़्यादा है, ये आ गया। लाइबिलिटी का पीरियड ज़्यादा है, ऑपरेटिंग साइकिल कम है, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो थर्ड वाला क्या होगा? नॉन करंट लाइबिलिटी। देखिए ये लिखा हुआ है, थर्ड वाला क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। अब फोर्थ तो हो गया था, फिफ्थ में आ जाओ। फिफ्थ में लाइबिलिटी का पीरियड है 13 मंथ्स, तो बेटा ये वाला लॉजिक लगेगा, क्योंकि यहाँ लाइबिलिटी का पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है, तो यहाँ 13 मंथ्स है। अब ये देख लो, अगर ये लगेगा तो फिर यहाँ चेक करना होगा ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड ज़्यादा है या लाइबिलिटी का। यहाँ लाइबिलिटी का पीरियड 13 है और ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा है, तो ये आ गया। ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा है, लाइबिलिटी का पीरियड कम है, तो इस सिचुएशन में करंट लाइबिलिटी। फिफ्थ वाला देखिए, करंट लाइबिलिटीज आ गया। सिक्स्थ में आ जाइए, यहाँ भी पीरियड ऑफ लाइबिलिटी 18 महीने है, इसका मतलब ये वाला लॉजिक लगेगा। तो ये वाला अगर लॉजिक लगेगा तो ये कंडीशन भी देखनी है। अगेन यहाँ पर 18 महीने आपका लाइबिलिटी का पीरियड है और ऑपरेटिंग साइकिल कम है, तो ये वाला लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी। सिक्स्थ देखिए, नॉन करंट लाइबिलिटी आ गया। अब इधर मैं अगर आऊँ तो 15 महीने मेरा लाइबिलिटी का पीरियड है और 16 महीने क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये वाला आ गया, तो करंट लाइबिलिटीज हो गई है। बेटा इस तरीके से चेक करते हैं। आपको ये दोनों पार्ट याद रखने होंगे, ये न्यूमेरिकल के लिए है। और मैं आपको बता दूं, ये करंट लाइबिलिटीज़ की बात हुई, यही लॉजिक करंट असेट्स में भी लगते हैं। आपका जो सीबीएसई सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया है वो करंट असेट्स का आया है। सीबीएसई सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो करंट असेट्स का आया है। मैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये ज़रूर याद रखना कि ऑपरेटिंग साइकिल ही करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को डिटरमिन करती हैं, और जब करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ को ऑपरेटिंग साइकिल कर रही हैं तो अंडरस्टूड है वर्किंग कैपिटल को, और ऑपरेटिंग साइकिल ही करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ बताती हैं, तो इसका मतलब लिक्विडिटी और पेमेंट जो है ऑपरेटिंग साइकिल से ही पता चलता है। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुने, देखिए ये आपका हो गया। यहाँ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये असेट्स हैं, करंट असेट्स। करंट असेट्स की आपने क्या डेफिनेशन समझी है? करंट असेट्स आपको पता है
वो असेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं वो करंट असेट्स हैं। और आपके सिलेबस में जो करंट असेट्स आपने फॉर्मूले में याद करी होंगी ये सारी याद करी होंगी। बिल्कुल सही बेटा। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में करंट असेट्स के ये 4 पॉइंट हैं। ये चारों पॉइंट आप याद रखना, एमसीक्यू बन सकता है। और ये जो अभी मैंने आपको ये दिखाया है ना ये करके, ये लाइबिलिटीज़ वाला, करंट लाइबिलिटीज़ वाला, ये 12 महीने के बाद अगर हम पेमेंट कर रहे हैं या 12 महीने के अंदर, यही लॉजिक असेट्स में लगेगा। इसे मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुने। बहुत आसान है, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपका ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब सुने मेरी बात। करंट असेट्स क्या होती हैं? 1 2 3 4, ये जो मैंने ये टेबल बनाई है ना, ऐसे ही करंट असेट्स की है। इसमें आपके 2 पॉइंट ये वाले आराम से कवर हो जाएंगे। पहले ये वाला पॉइंट देखिए जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस साल बना है। देखिए बेटा होता क्या है, करंट असेट्स, एक एग्जांपल लेते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसी भी चीज़ का, शूज़ का बिजनेस है तो शूज़ का इन्वेंट्री, कपड़ों का बिजनेस है तो कपड़ों का इन्वेंट्री, ज्वेलरी का बिजनेस है तो ज्वेलरी का इन्वेंट्री। ठीक है। जब हम इन्वेंट्री को बेचते हैं, बेचकर जो हमें पैसा मिलता है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये पैसा रियलाइज़ हो गया। क्या हो गया? इन्वेंट्री का पैसा रियलाइज़ हो गया। हमें रियलाइज़ का मतलब मिल जाना। तो हमें ये बताना होगा क्वेश्चन पढ़कर कि ये करंट असेट्स है या नॉन करंट असेट्स है। तो ये कंडीशन आपको अपने दिमाग में बहुत ध्यान से बिठानी है, बहुत ज़्यादा। वहाँ भी देखिए ये 12 महीने का पीरियड था या नहीं, यहाँ पर आपने सीखा था कि वो सारी लाइबिलिटीज़ जिनको पे करने का पीरियड 12 महीने या उससे कम है वो करंट लाइबिलिटीज़ हैं। और इस सिचुएशन में हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं देखेंगे, हाँ या नहीं। वो सारी लाइबिलिटीज़ जिनका पेमेंट पीरियड 12 महीने या उससे कम है वो सारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं और वहाँ पर हम ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड नहीं देखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर वो सारी असेट्स जो 12 महीने या उससे कम में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, कैश में कन्वर्ट होने का मतलब रियलाइज़ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रियलाइज़ हो जाएंगी। याद रखना ये वो सारी असेट्स जो एक साल 12 महीने या उससे कम में रियलाइज़ हो जाएंगी। रियलाइज़ होने का मतलब उन्हें बेचकर पैसा आ जाएगा। अब मान लो मैंने किसी को उधार में सामान बेचा, वो मेरे डेटर्स बने, लेकिन मेरे डेटर्स मुझे एक साल के अंदर पैसा दे देंगे, तो मैं कहूँगा मेरे डेटर्स रियलाइज़ होगा एक साल के अंदर। तो याद रखना ये पॉइंट ये कहता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे बनेगा, कि वो सारी असेट्स जो एक साल 12 महीने या उससे कम में रियलाइज़ हो जाएंगी, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो सारी असेट्स करंट असेट्स कहलाती हैं। और 12 महीने हमें कब से देखने हैं? पिछली बैलेंस शीट की डेट से। हालांकि डेट, बैलेंस शीट की डेट तो गिवन नहीं होती, बस मंथ्स गिवन होते हैं। तो बेटा वो सारी असेट्स जो 12 महीने या उससे कम में रियलाइज़ हो जाएंगी वो सारी करंट असेट्स हैं। वहाँ पर हम ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड नहीं देखेंगे। क्लियर हो गई बात? जैसे ये पॉइंट है वैसे ही लाइबिलिटीज़ में ये वाला पॉइंट था। क्लियर हो गई बात? जैसे ये पॉइंट है वैसे ही लाइबिलिटीज़ में ये वाला पॉइंट था। यहाँ पर क्या था? 12 महीने या उससे कम में अगर हम अपनी लाइबिलिटी पे कर दें तो करंट लाइबिलिटीज़ है और हम ऑपरेटिंग साइकिल इसमें नहीं देखेंगे। इसी तरीके से अगर कोई असेट्स 12 महीने या उससे कम में रियलाइज़ हो जाए तो वो हमारी करंट असेट्स हैं, वहाँ हम ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड नहीं देखेंगे। अब मैं इसको लेकर क्वेश्चन आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इधर देखेंगे आप। ये रहा 55 पर ये क्वेश्चन आया था, पेज नंबर 55 पर। बहुत ढंग से पढ़िएगा, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। सिर्फ याद क्या करना है,
अगर कोई असेट्स 12 महीने या उससे कम में रियलाइज़ हो जाए तो वो करंट असेट्स है, उसमें हम ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड अगर गिवन है तो नहीं देखें, उसे कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ बताया अ कंपनी हैज़ एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 मंथ्स। एक कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? 8 महीने की है। इसका मतलब ये होता है कंपनी रॉ मटेरियल को ख़रीदने से लेकर जब वो प्रोडक्ट बनकर बिक जाएगा, कैश आएगा, तो कंपनी को 8 महीने लगते हैं। क्या लगते हैं? 8 महीने लगते हैं कंपनी को। बेटा याद रखना, जिस कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल जितनी छोटी होगी, इसका मतलब उस कंपनी के पास पैसा उतनी जल्दी आ रहा है और वो कंपनी उतनी ज़्यादा बेहतर है। ये एक जनरल नॉलेज की बात बताई मैंने। तो यहाँ पर बताया अ कंपनी हैज़ एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 मंथ्स। हमारा जो कंसर्न रहेगा ना, वो रहेगा 12 महीने या उससे कम। अच्छा, ये जो ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ आया है, इसके साथ आगे इंफॉर्मेशन करंट असेट्स की भी हो सकती हैं या करंट लाइबिलिटीज़ की भी। बस वहाँ पे करने वाली बात है, यहाँ रियलाइज़ करने वाली बात है। तो यहाँ बताया कंपनी के अकाउंट्स रिसीवेबल हैं 1 लाख रुपए के। अकाउंट रिसीवेबल वही हो गए ट्रेड रिसीवेबल्स। कंपनी के 1 लाख रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, आउट ऑफ विच जिसमें से 60,000 का मैच्योरिटी पीरियड है 11 महीने का। बेटा ये देखिए, याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज वर्ड हो, यानी कि एक्सपेक्टेड टू रियलाइज का मतलब जो हमारी असेट्स हैं वो हमें पैसा दे देंगी, या इसका दूसरा नाम होता है मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि हमारी असेट्स इतने दिन में मैच्योर हो जाएगी। क्लियर हो गई बात ये? तो दोनों का मीनिंग एक है। हमारा जो मैच्योरिटी पीरियड है 60,000 रुपये के अमाउंट का, वो कितना है? 11 महीने। आगे बताया हाउ वुड दिस इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 40,000 को करंट असेट्स माने, 60,000 को नॉन करंट असेट्स, 60,000 को करंट असेट्स माने, 40,000 को नॉन करंट असेट्स, 1 लाख को नॉन करंट असेट्स माने, या 1 लाख को करंट असेट्स। अब सुनिए जो मैंने आपको बात बताई, ये वाला पॉइंट मैंने कहा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज़ की तो बात हुई नहीं, मतलब ट्रेड पेबल्स की। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल के साथ असेट्स वाला क्वेश्चन है। मैंने कंडीशन क्या बताई? अगर कोई असेट्स 12 महीने या उसके अंदर रियलाइज हो जाएगी तो वो करंट असेट्स है, ठीक है। उसमें हम ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड नहीं देखेंगे। मुझे ये बताइए आपका अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपए है, ये आ गया। इस 1 लाख को मैंने 2 पार्ट में बांटा। 1 लाख रुपए के ट्रेड रिसीवेबल से, जिसमें से 60,000 का मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 11 महीने का, 11 मंथ्स। ठीक है बेटा, अब मुझे ये बताइए, पहले इसकी बात करिए। 60,000 रुपये का जो रियलाइज डेट है, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज या मैच्योरिटी डेट, वो कितनी है? 11 महीने। 12 महीने के अंदर है या नहीं? तो ये 60,000 रुपये हमारी क्या हैं? करंट असेट्स हैं। क्या हैं? 60,000 रुपये हमारी करंट असेट्स। क्लियर हो गई बात? हम इसमें ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड नहीं देखेंगे, इररेलीवेंट है, जो 8 महीने का है। अब चलो 60,000 तो कंफर्म हो गए करंट असेट्स हैं, बचा हुआ 40,000 ये आ गया। अब इस 40,000 का मैच्योरिटी पीरियड नहीं दे रखा, ठीक है। 40,000 का मैच्योरिटी पीरियड नहीं दे रखा। बेटा अगर मैच्योरिटी पीरियड ना दे रखा हो तो हम 12 महीने अज्यूम करके चलते हैं। क्या चलते हैं? क्योंकि याद रखना, जितनी भी करंट असेट्स होती हैं ये अकाउंट्स रिसीवेबल हैं। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स। जितनी भी करंट असेट्स होती हैं, याद रखना, उनका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 12 महीने का होता है। तो इस क्वेश्चन में 60,000 का तो बता दिए कि ये 11 महीने में रियलाइज़ हो जाएंगे, बाकी बचे हुए 40,000 का नहीं बताया। तो हम 12 महीने 12 मंथ्स अज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 12 मंथ्स अज्यूम। अब मुझे ये बताओ, 12 महीने इसका मैच्योरिटी पीरियड हो गया, और डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई असेट्स 12 महीने या उससे कम में रियलाइज़ हो जाए तो वो हमारी करंट असेट्स है, और ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड हमारे लिए इररेलीवेंट है। तो बेटा ये भी हमारी क्या हो जाएगी फिर इस हिसाब से? करंट असेट्स। तो बताओ, 60,000 रुपये भी करंट असेट्स है और 40 भी, दोनों मिलाकर हमारे कितना आ गए? ये दोनों मिलाकर 1 लाख रुपये करंट असेट्स के।
तो हमारा जो ऑप्शन है 1 लाख रुपए करंट असेट्स ये आ गया। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी का आगे का, ये लीजिए, ये रहा। ये भी इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। दोबारा मैं रिपीट करूँ, अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है और कोई भी करंट असेट्स का एग्जांपल गिवन है, तो आपको बस ये देखना है अगर 12 महीने या उससे कम में रियलाइज़ हो रहा है, अगर 12 महीने या उससे कम में रियलाइज़ हो रहा है तो वो हमारी क्या है, करंट असेट्स है, और वहाँ हम ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड नहीं देखेंगे। क्लियर हो गई बात। यहाँ देखिए क्या कहा, वीनस लिमिटेड हैज़ एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 9 मंथ्स। वीनस लिमिटेड का ऑपरेटिंग साइकिल है 9 मंथ्स का। ओके, ऑपरेटिंग साइकिल तो हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले हम ये देखें हमें क्वेश्चन में असेट्स गिवन है या लाइबिलिटीज़। बताया इट हैज़ अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ ₹5 लाख। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि करंट असेट्स की बात हो रही है। तो लॉजिक दिमाग में आना चाहिए ये वाला पॉइंट कि 12 महीने या उससे कम में रियलाइज़ हो जाए। तो अकाउंट्स रिसीवेबल कितने हैं, 5 लाख के हैं, जिसमें से 2 लाख रुपए का मैच्योरिटी पीरियड 11 महीने का है। तो बेटा बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस अमाउंट बदला है और कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये 5 लाख रुपए आपको दे रखा है, 5 लाख रुपए में से बताया 2 लाख रुपए का मैच्योरिटी पीरियड 11 महीने का, ये 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है, ये 2 लाख रुपए जो आपका आया है इसका 11 मंथ्स का मैच्योरिटी पीरियड है। ठीक है, तो अगर किसी असेट्स का मैच्योरिटी पीरियड 12 महीने या उससे कम है तो वो करंट असेट्स, ये हमारी करंट असेट्स हो गई। क्लियर हो गई बात। बचा हुआ 3 लाख रुपए का अमाउंट ये रहा, लेकिन इसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं बताया। क्वेश्चन में इसका नाम क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। कोई भी करंट असेट्स का मैच्योरिटी पीरियड 12 महीने से ऊपर होगा नहीं, तो मैंने इसे 12 मंथ्स अज्यूम कर लिया, अज्यूम्ड यहाँ पर। तो बेटा जब ये 12 महीना आ गया तो ये भी करंट असेट्स, तो 2 लाख भी करंट असेट, 3 लाख भी करंट असेट, दोनों को मिलाकर जो मेरा बना 5 लाख रुपए करंट असेट्स बना, ये आ गया। तो ये जो ऑप्शन है 5 लाख रुपए करंट असेट्स, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो इस पॉइंट को लेकर थे, 12 महीने या उससे कम। लेकिन अब अगर आप सवाल करें सर अगर किसी करंट असेट्स का मतलब जो असेट्स दे रखी है उसकी रियलाइजेशन डेट 12 महीने से ज़्यादा हो, तो बेटा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये था ना, ये आपके नोट्स थे, ये रहे लाइबिलिटीज़ वाले, ये था पॉइंट 12 महीने या उससे कम में हमें लाइबिलिटी पे करनी हो तो वो करंट लाइबिलिटी है और उसमें ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड हम नहीं देखेंगे। इसी तरीके से मैंने असेट्स का ये पॉइंट आपको कराया कि अगर किसी असेट्स का रियलाइजेशन डेट 12 महीने या उससे कम हो तो वो करंट असेट्स है, हम उसमें ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड नहीं देखेंगे। अब यहाँ लाइबिलिटीज़ क्या था, 12 महीने से ज़्यादा पीरियड था, और इसी तरीके से अगर किसी असेट्स का 12 महीने से ज़्यादा का पीरियड है तो बेटा देखो ये मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इसे याद रखिएगा ये पॉइंट। देखिए इसे याद रखिएगा, ये तो मैं करा चुका हूँ। अगर रियलाइजेशन डेट का हो या इसे मैच्योरिटी पीरियड का हो असेट्स का, या एक्सपेक्टेड टू रियलाइज का हो, एक ही बात है बेटा, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज। अच्छा ये मैच्योरिटी पीरियड होता क्या है मैं बता चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, मैंने उधार में सामान बेचा, क्या बने वो मेरे डेटर्स कह रहे हैं भाई 5 महीने में हम आपको पैसा देंगे, तो मेरा जो ये पीरियड है मैच्योरिटी पीरियड डेटर्स का वो 5 महीने, या रियलाइजेशन डेट 5 महीने की है, या एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 5 महीने की है। क्लियर हो गई बात। अब मैं आपसे कहूँ मेरा इन्वेंट्री है और मेरा इन्वेंट्री यूजुअली 3 महीने में बिक जाता है, तो मेरे इन्वेंट्री की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 महीने है। तो जो पॉइंट मैंने अभी असेट्स का आपको बताया है वो ये है, क्या है ये पॉइंट, अगर रियलाइजेशन डेट 12 महीने या उससे कम है, अगर रियलाइजेशन डेट 12 महीने या उससे कम है, ठीक है, तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, करंट असेट्स। क्या बोलते हैं उसे हम, करंट असेट्स कहेंगे।
और इस सिचुएशन में जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो इररेलीवेंट है। ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड क्या होगा, इररेलीवेंट होगा। क्लियर हो गई बात। अब अगर रियलाइजेशन डेट मोर देन 12 मंथ्स है, अगर रियलाइजेशन डेट 12 महीने से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर था लाइबिलिटीज़ का पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है, तो 2 कैटेगरीज मैंने बनाई थी, ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये 2 कैटेगरीज बना दी। ये 2 कैटेगरीज क्या हैं, ये है अगर रियलाइजेशन डेट यानी कि रियलाइजेशन पीरियड लिख लो, रियलाइजेशन पीरियड ज़्यादा है और ऑपरेटिंग साइकिल कम है तो वो नॉन करंट असेट्स कहलाएगा। अगर रियलाइजेशन पीरियड आपका कम है ऑपरेटिंग साइकिल के तो वो करंट असेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो करंट असेट्स कहलाएगा। ये 2 कंडीशन याद रखना आप। अगर 12 महीने या उससे कम है तब तो करंट असेट्स ही कहलाएगा और वहाँ ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड इररेलीवेंट है। और अगर रियलाइजेशन पीरियड ज़्यादा है और ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड कम है तो नॉन करंट असेट्स, और अगर रियलाइजेशन पीरियड कम है ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड ज़्यादा है तो करंट असेट्स। मैं एक एग्जांपल इसमें देखिए, ये टेबल आप देखिए और आप मुझे अभी के अभी बताते चले जाएंगे कि जी ये क्या क्या है। चलिए सबसे पहले जो देखिए, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए ऑपरेटिंग साइकिल का, इस तरीके से करंट असेट्स पूछें या करंट लाइबिलिटीज़ पूछें, आपके दिमाग में जो सबसे मेन फोकस होना चाहिए वो देखना है कि 12 महीने हैं या उससे ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए ऑपरेटिंग साइकिल मंथ्स में दे रखा है आपको, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं यानी कि असेट्स की बात हो रही है, और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड दे रखा है यानी कि ये ट्रेड रिसीवेबल आपको कितने टाइम में पैसा दे देंगे। तो यहाँ देखिए 10 महीने हैं यानी कि रियलाइजेशन डेट क्या है, 10 महीने। देखना ही नहीं है ये 12 महीने से कम है, 100% पहला वाला केस जो ये ट्रेड रिसीवेबल है ये करंट असेट्स है, क्योंकि यहाँ रियलाइजेशन डेट 12 महीने या उससे कम है। दूसरे वाले में 12 महीने, ये भी करंट असेट्स है। क्या कंडीशन है, 12 महीने या उससे कम। इन दोनों में मैंने ये दोनों के ऑपरेटिंग साइकिल इररेलीवेंट है मेरे लिए। क्यों, क्योंकि इनका जो वो है इररेलीवेंट, ठीक है। इन दोनों का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 12 महीने या उससे कम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ रियलाइजेशन डेट 12 महीने से ज़्यादा है, तो अब मैं ये देखूँगा इन दोनों में से कौन सी कंडीशन लग रही है। रियलाइजेशन डेट ज़्यादा है, ऑपरेटिंग साइकिल कम है, ये रहा। रियलाइजेशन डेट यानी कि रियलाइजेशन पीरियड ज़्यादा है, ऑपरेटिंग साइकिल कम है, तो नॉन करंट असेट्स। तो यानी कि जो तीसरा वाला पोर्शन है वो नॉन करंट असेट्स है, ये आ गया देखिए आंसर, नॉन करंट असेट्स आ गया। फिर अगेन 15 महीने आ गया, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। जहाँ रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है तो इनमें से कोई एक कंडीशन होगी। तो यहाँ रियलाइजेशन पीरियड है 15 और ऑपरेटिंग साइकिल है 20, ज़्यादा है। रियलाइजेशन पीरियड छोटा है, ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा है, तो करंट असेट्स। चौथा वाला जो ट्रेड रिसीवेबल है वो करंट असेट्स में की कैटेगरीज में आ गया। अब मैं बात करता हूँ, रियलाइजेशन पीरियड 24 है और ऑपरेटिंग साइकिल 20 है, यानी कि रियलाइजेशन पीरियड ज़्यादा है। रियलाइजेशन पीरियड ज़्यादा है, ऑपरेटिंग साइकिल कम है, नॉन करंट असेट्स, ये आ गया। बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। आपको सिर्फ ये देखना है ऑपरेटिंग साइकिल के साथ अगर असेट्स की बात हुई है तो आप ये देखो 12 महीने या उससे कम है तो करंट असेट्स है, ऑपरेटिंग साइकिल देखना ही नहीं। और अगर 12 महीने से ज़्यादा का पीरियड है रियलाइजेशन डेट तो ये कंडीशन चेक कर लेना, 100% आपका आंसर आ जाएगा। तो पता चला ऑपरेटिंग साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी में भी आएगा और न्यूमेरिकल में अगर आता है तो ये पूछ सकते हैं कि ये करंट असेट्स है या नॉन करंट असेट्स, या करंट लाइबिलिटीज़ है या नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और आपने इसे अच्छे से कर भी लिया होगा। देखिए एक क्वेश्चन ये था, ये मैंने डेफिनेशन में बताया था, इफ़ ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इट इज़ अज्यूम टू बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मैंने लिख भी रखा है नोट्स में कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई नहीं हो सकती तो हम क्या मानेंगे, 12 मंथ्स का पीरियड हम लेकर चलेंगे, ठीक है।
अब ये देखिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है और ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपका उसी से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन असेट फॉर प्रोसेसिंग। बेटा रॉ मटेरियल जो है ना वो आपके लिए असेट्स होती है, यानी कि रॉ मटेरियल का जो इन्वेंट्री होता है वो आपके लिए, एक्विजिशन का मतलब हासिल करना, असेट्स फॉर प्रोसेसिंग, तो रॉ मटेरियल असेट्स है जो प्रोसेसिंग के लिए होती है। तो रॉ मटेरियल जो है वो असेट्स है प्रोसेसिंग के लिए होती है एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका रियलाइजेशन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल सही है ऑपरेटिंग साइकिल की। अब यहाँ रीज़न बताया, एनी प्रोडक्ट टेक्स टाइम टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। सही बात है, कोई भी प्रोडक्ट टाइम लेता है फिनिश गुड्स कन्वर्ट होने में, बिफोर इट इज़ रेडी फॉर सेल। ठीक है, बिकने से पहले। दिस टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी इज पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। बिल्कुल सही बात है। देखिए एजर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। जब एजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं तो हमें ये चेक करना होता है, अगर दोनों ट्रू हैं तो हमें ये चेक करना होता है क्या रीज़न एक्सप्लेनेशन है आर का, क्योंकि यहाँ ऑपरेटिंग साइकिल की बात हुई, यहाँ भी ऑपरेटिंग साइकिल की, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ देखिए, ट्रेड रिसीवेबल आर शोन एज करंट असेट्स अनलेस दे आर रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ्स। बिल्कुल सही बात है। ट्रेड रिसीवेबल को करंट असेट्स माना जाता है जब तक कि वो 12 महीने, मतलब 12 महीने के बाद रियलाइज़ ना हो, 12 महीने या उससे पहले रियलाइज़ हो। तो ये बिल्कुल सही है। ट्रेड रिसीवेबल आर करंट असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स होते हैं, लेकिन अगर ये रिसीव होते हैं 12 मंथ्स के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के बाद तो इन्हें नॉन करंट असेट्स कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन रीजनिंग में आपका थ्योरेटिकल में आएगा, और अगर न्यूमेरिकल में आता है तो न्यूमेरिकल बेटा मैंने आपको सिखा दिया है किस तरीके का न्यूमेरिकल। ये रहा सीबीएसई सैम्पल पेपर वाला। कंडीशन मैंने आपको लिख दी है इसकी। ठीक है, ये कंडीशन आप नोट डाउन कर लेना, ये रही यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इसे बहुत अच्छे से कर लेना। उम्मीद है ऑपरेटिंग साइकिल से आपका 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म्ड एग्ज़ाम में आए। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। गुड बाय।